नमस्कार, मैं हूं ऋचा जैन कालरा और आपका स्वागत है नेक्स्ट जेन भारत के इस खास एपिसोड में। तेज गति से आगे बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार अब थमने का नाम नहीं ले रही है। चाहे कृषि हो, उत्पादन हो, सर्विस सेक्टर हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, देश हर क्षेत्र में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पहला एडवांस्ड एस्टीमेट जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.3% बताया है, जो देश की विकास दर की बेहतर स्थिति को दर्शाता है। इस अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश हासिल करने के लिए लगातार प्रयासरत है। No power on earth can stop India from becoming a $35 trillion economy by 2047. We are looking for more investment in the field of green energy. We will invest in manufacturing in various areas in India. So I think we are here at the right place at the right time to join the growth of India. I would like to invest more. भारत अब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में शुमार हो रहा है। देश में होता वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज सेक्टर और इनोवेशन समेत विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहा है। वहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जरिए व्यापार के लिए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं और देश में निवेश को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था और भी मजबूत बन रही है। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष 2023-24 में देश की जीडीपी में 7.3% का ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा, जिसकी तकरीबन 296.58 लाख करोड़ रुपए रहने की उम्मीद है। ये आंकड़े बताते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था एक सही दिशा में आगे बढ़ रही है। भारत की जो पोजीशन है विश्व में सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन गया है। और ये जो अगर आप यूरोप की स्थिति देखें या अगर आप यूएस की स्थिति देखें या आप चाइना की स्थिति देखें, तो सब लोग अभी इंडिया में और इंडिया में जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो बाकी सब कंट्रीज में नहीं है। हम सबको गर्व है कि भारत ही नहीं पूरे विश्व के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए हमारा देश एक प्रायोरिटी है। इंडिया इज प्रायोरिटी। देश की मजबूत होती इस अर्थव्यवस्था के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है देश में बढ़ता निवेश। अब निवेश के लिए भारत पूरी दुनिया की पहली पसंद बनता जा रहा है। समय समय पर देश में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से दुनिया भर के निवेशकों को आमंत्रित किया जा रहा है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट इसी बात का एक उदाहरण है, जहां देश विदेश के कई प्रमुख उद्योगपतियों ने भाग लिया और राज्य में भारी निवेश किया। गुजरात विकास के ऐसे मॉडल के रूप में उभरा है जिसने देश की तरक्की में अपना अहम योगदान दिया है। यहाँ आयोजित हुए वाइब्रेंट गुजरात समिट में दुनिया भर के कई दिग्गज उद्योगपतियों और राजनयिकों ने भाग लिया। समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यहाँ उन्होंने अन्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से मुलाकात भी की। इस समिट से पिछले 2 दशकों के दौरान राज्य में $55 बिलियन अमेरिकी डॉलर FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। इस वर्ष भी राज्य को रिकॉर्ड निवेश प्राप्त हुए। अगर आज भारत की ग्रोथ में इतना मोमेंटम दिख रहा है तो इसके पीछे बड़ी वजह है बीते 10 वर्षों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर हमारा फोकस। इन रिफॉर्म्स ने भारत की इकोनॉमी की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने का बहुत बड़ा काम किया है। India as a fully developed nation in Amrit Kal. No power on earth can stop India from becoming a $35 trillion economy by 2047. And as I see, Gujarat alone will become a $3 trillion economy.
भारत में डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, ऑटोमोबाइल और रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में लगातार निवेश बढ़ रहा है। सरकार की निवेशक अनुकूल नीतियां और मेक इन इंडिया अभियान दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित कर रही है। We are looking for more investment in the field of green energy, consulting engineering and automobiles sector. We discussed about our investment in India, expanding it. We are acquiring industrial lands. We are going to put manufacturing ourselves. We will invest in manufacturing in various areas in India. We are actually going to move some of the high-tech industry somewhere where we have today to India, because India has better facilities. We're developing technology for sustainable energy to power the green hydrogen economy. So I think we are here at the right place at the right time to join the growth of India. गुजरात की ही तरह दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में भी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया था। इस इन्वेस्टर समिट से तमिलनाडु को कुल 6.6 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव हासिल हुए। इससे राज्य में लाखों लोगों को रोजगार मिल सकेगा और राज्य अपने विकास के साथ देश के विकास में भी अपनी अहम भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। भारत के ऐसे प्रयासों से ही एक ऐसा वैश्विक मंच तैयार हो रहा है जहां दुनिया भर के निवेशक इकट्ठा हो रहे हैं और देश निवेश का हब बनता जा रहा है। आज के समय में जहां पूरी दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही है, तब भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। इस अवसर को भारत ने पूरी तत्परता के साथ भुनाया है। स्मार्टफोन, जी हाँ, हम उस डिवाइस की बात कर रहे हैं जो आज के इस दौर में तकरीबन हम सभी के पास है, जिसके जरिए हम दुनिया भर की जानकारी पलक झपकते ही हासिल कर सकते हैं। भारत में इसका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है और क्या आप जानते हैं कि कुछ साल पहले भारत में जहां 2 मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियां थी, अब इनकी संख्या बढ़कर 200 के पार हो गई है। आइए जानते हैं कैसे भारत मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग और इसके एक्सपोर्ट के क्षेत्र में एक महाशक्ति बनता जा रहा है। भारत के लगभग हर नागरिक के हाथ में स्मार्टफोन है, चाहे मजदूर हो, किसान हो या स्मार्टफोन के जरिए पढ़ने वाले बच्चे। स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने वालों की संख्या भारत में लगातार बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि दुनिया भर की दिग्गज मोबाइल फोन कंपनियां भारत में बढ़ चढ़कर निवेश कर रही हैं, क्योंकि यहाँ उत्पादन क्षमता और उपभोक्ता बाजार दोनों मौजूद हैं। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में 2014 से पहले जहां केवल 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री थीं, वहीं 2021 के बाद अब 200 से अधिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित हो चुके हैं। वहीं अपनी बेहतर नीति और योजनाओं के चलते आज भारत मोबाइल फोन्स का निर्माण करने में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। आज हम मोबाइल फोन के एक्सपोर्टर है। तब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हमारी प्रेजेंस ना के बराबर थी, लेकिन आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में भारत के इस कदर आगे बढ़ने का कारण है सरकार की इन्वेस्टर फ्रेंडली योजनाएं और स्किल्ड मैन पावर। यही वजह है कि मोबाइल फोन की दुनिया में कई नामी कंपनियों की पहली पसंद है भारत। एक रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल फोन के निर्माण में भारत ने 2 बिलियन यानी 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। आज दिग्गज कंपनी एप्पल जहां अपने एक्सक्लूसिव स्टोर भारत में खोल रही है, वहीं अपने फोन का निर्माण भी यहां कर रही है। विश्व की अन्य बड़ी कंपनियां जैसे सैमसंग, शाओमी, ओप्पो और नथिंग भी अपने स्मार्टफोन भारत में बना रही हैं। अभी हाल ही में गूगल ने भी गूगल फॉर इंडिया इवेंट में घोषणा करते हुए कहा कि वो भी भारत में अपने स्मार्टफोन्स का निर्माण जल्द ही शुरू करने वाले हैं।
चौंकाने वाले आंकड़े जो सामने आए हैं, जिसमें वित्त वर्ष 2022-23 में भारत से मोबाइल फोन का लगभग 90,000 करोड़ से ज्यादा का रिकॉर्ड निर्यात हुआ है। मोबाइल फोन के निर्माण में भारत इन उपलब्धियों को हासिल कर अपना दबदबा इस क्षेत्र में कैसे बढ़ा रहा है, आइए समझते हैं। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिन्होंने देश में मोबाइल फोन के निर्माण को गति दी है। इसके अलावा भारत सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना ने इस क्षेत्र में मोबाइल के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जों के निर्माण को भी बढ़ावा दिया है। इस योजना की वजह से दुनिया की बड़ी स्मार्टफोन कंपनियां जैसे फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन ने अपने सप्लायर्स को भारत में शिफ्ट कर दिया है। We are focusing on first on productivity improvement, that how we can be more productive compared to what they are in China, and then we are working on the localization of the components, how we can have more local components so that we can have less dependability from China and other countries, and in that process we can create more employment in India and we can be self-dependent. जहां विश्व भर में बाजार सिकुड़ रहे हैं, वहीं भारत के बाजार नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। इससे न सिर्फ देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि विदेशी कंपनियों के भारत आने से देश में रोजगार में भी वृद्धि हो रही है। दुनिया के किसी कोने में अगर आप चाय की चुस्की ले रहे हैं, तो जनाब हो सकता है कि वो चाय भारत के किसी बागान से आई हो। ऐसा इसलिए क्योंकि चाय के उत्पादन में दुनिया के दूसरे स्थान पर रहने वाला भारत विभिन्न प्रकार की चाय का भारी मात्रा में निर्यात करता है। भारत में भी बढ़ती चाय की मांग ने स्टार्टअप्स को जन्म दिया है, जिससे इस क्षेत्र में एक नई क्रांति आई है। आइए जानते हैं भारत में चाय के बढ़ते उत्पादन और इसके व्यापार में हो रही प्रगति के बारे में। भारत के पूर्वोत्तर में बसा असम राज्य, यह अपने चाय के बागानों और विभिन्न प्रकार की चाय के उत्पादन के लिए मशहूर है। असम देश भर का 55% चाय का उत्पादन करता है और इसका श्रेय जाता है यहाँ के वातावरण व बागानों में काम करने वाले मेहनतकश आदिवासी समुदाय को। असम के अलावा भारत में ऐसे कई राज्य और क्षेत्र हैं जहां चाय का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, जैसे पश्चिम बंगाल, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु व केरल। We need more and more markets, even non-conventional areas. If one can popularize tea, what better option than that? So it's a healthy sign, and if we can convert a place or geographical area where tea is not popular, and we can through our different marketing policies or different ways and means one can popularize tea, it provides an additional market. आज भारत का चाय उद्योग न केवल राजस्व का बड़ा स्रोत बन गया है, बल्कि बहुमूल्य विदेशी मुद्रा कमाने का भी बड़ा जरिया है। यहाँ की बेहतरीन चाय और उनकी शानदार पैकेजिंग ने देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इसकी मांग को बढ़ा दिया है। एक आंकड़े के मुताबिक वर्ष 2021-22 के दौरान भारत का कुल चाय निर्यात 201 मिलियन किलोग्राम था। भारत दुनिया भर में 25 से अधिक देशों को चाय निर्यात करता है, जिसमें रूस, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी देश हैं जो भारत से चाय आयात करते हैं। हमारे देश का उत्पादन 1365 मिलियन केजीज है और हमारे डोमेस्टिक मार्केट में अप्रॉक्सीमेटली 1150 मिलियन केजीज के करीब डोमेस्टिक मार्केट में चला जाता है। 20% जो रहता है वो हमारा निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट के लिए होता है। भारत विभिन्न प्रकार की चाय का उत्पादन करता है, जिससे विदेशों में इसकी मांग बढ़ी है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पैदा की जाने वाली मकईबारी चाय की विदेशों में भारी मांग है। इसकी प्रति किलोग्राम कीमत तकरीबन $50 अमेरिकी है।
दार्जिलिंग टी अपने आप में एक वर्ल्ड हेरिटेज चीज़ है। देखिए, इट्स वन ऑफ द ओनली टीज इन इंडिया विच इज़ जीआई टैग अपने आप में ही चीज़ों को बहुत स्पेशल बना देता है। एंड इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया जिसमें जीआई टैग लगा था। दार्जिलिंग की सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये वन ऑफ द ओनली इंडस्ट्रीज़ या प्लांटेशंस है जो 100% एक्चुअली नेचुरली ऑर्गेनिक भी है। नेचुरली ऑर्गेनिक कैसे है, अमाउंट ऑफ एरिया अंडर टी कल्टिवेशन से ज़्यादा उसके आसपास जंगल है, नेचर है, रिजर्व्स हैं, तो क्या है ऑटोमेटिकली इट बिकम्स ऑर्गेनिक। जैसे जैसे दुनिया भर में चाय की मांग बढ़ रही है, यह भारत जैसे देश के लिए एक सौगात है। चाय के बागानों से लेकर प्रोसेसिंग यूनिट्स व स्टार्टअप्स तक इस क्षेत्र में नए आयाम स्थापित हुए हैं। सरकार की विभिन्न कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं ने महिलाओं के जीवन में आने वाली कई कठिनाइयों और समस्याओं को दूर किया है। ग्रामीण महिलाओं की एक ऐसी ही समस्या थी खाना पकाने को लेकर, जिसमें वो लकड़ी, उपलों, कोयला आदि का इस्तेमाल करती थी, जिससे भारी मात्रा में धुआं पैदा होता था और उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता था। सरकार द्वारा शुरू की गई उज्ज्वला योजना से अब महिलाओं को इस धुएं से मुक्ति मिल रही है। इसके अंतर्गत मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया जा रहा है। इसका लाभ उठाने वालों की संख्या अब 10 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। आइए जानते हैं इस महत्वाकांक्षी योजना ने महिलाओं का जीवन किस तरह बदला है। एक समय था जब अधिकतर ग्रामीण महिलाओं को खाना पकाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। वो लकड़ियों व गोबर के उपलों को इकट्ठा कर चूल्हे में फूंक मार मार कर आग जलाती थी, जिससे रोटी तो बनती मगर रोटी पकाने वाली महिला धुएं की चपेट में आ जाती थी और कई बीमारियों का शिकार हो जाती। लेकिन अब महिलाओं को इस धुएं से छुटकारा मिलने लगा है, क्योंकि सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से गरीब महिलाओं की रसोइयों में अब एलपीजी कनेक्शन पहुंच रहा है। इस योजना की ही एक लाभार्थी हैं हरियाणा के रोहतक जिले में रहने वाली मीना। मीना को अपनी छोटी सी रसोई में खाना पकाने के लिए हर दिन जलाऊ लकड़ियां इकट्ठा करनी पड़ती थीं। लेकिन उज्ज्वला योजना के तहत उन्हें अब मुफ्त में गैस कनेक्शन मिल चुका है। अब मीना अपनी रसोई में निश्चिंत होकर खाना पकाती हैं। हमने उजाला में इतना फायदा होया है, क्यों हमारा मकान छोटा था, हमने इसलिए चूल्हा पर काम नहीं करना पड़ा, हमने सिलेंडर पर काम कराया है। न कोरोना में 6 सिलेंडर फ्री ठहराए थे, एक का हमने 900 रुपया का ठहरा हो तो 300 रुपये हमारे खाता में आए। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। शुरुआत में इस योजना के तहत देश भर में 5 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था, जो जल्द ही पूरा कर लिया गया। लेकिन समय समय पर इसका लक्ष्य और बढ़ाया गया, जिसका नतीजा है कि आज 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को इसका लाभ पहुंच चुका है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 10 करोड़वीं लाभार्थी मीरा के घर जाकर उनसे मुलाकात की। मीरा ने पीएम मोदी को अपने नए गैस कनेक्शन पर बनाई चाय भी पिलाई। हमने देश में 10 करोड़ घरों में ये गैस का सिलेंडर दिया और आपका नंबर लग गया 10 करोड़ का। तो इसलिए मैंने सोचा जिसको 10 करोड़ मिला है मैं उसके घर जाऊंगा। तो बोले भाई अयोध्या में ही मिला है, मैंने कहा चलो भाई मेरा के घर चले आए। बहुत खुशी हो रही है, कल से हम गैस पे बना रहे थे, पहले भट्टी पे बनाते थे। बहुत खुशी हो रही है कि हाँ। तो बोले क्या बनाई हो, मैंने कहा दाल चावल बनाया, सब्जी बनाई है। तो बोले कि और कुछ, तो मैंने कहा कि चाय बनाई हूँ। तो बोले पिलाओ, ठंडी में चाय तो पिलाना चाहिए ना, तो मैंने उनको चाय पिलाई है। 5 दशक में 14 करोड़, जबकि हमारी सरकार ने 1 दशक में 18 करोड़ नए गैस कनेक्शन दिए हैं। और इस 18 करोड़ में 10 करोड़ गैस कनेक्शन मुफ्त में दिए गए हैं, उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए हैं। इस प्रभावशाली योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों की वयस्क महिलाओं को डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है।
इसके साथ ही सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर और स्टोव जैसी विभिन्न चीजें भी मुफ्त में दी जाती हैं। वहीं सिलेंडर रीफिल के लिए योजना के लाभार्थियों को 300 रुपए तक की अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जाती है। इस योजना का लाभ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की महिलाएं उठा रही हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पहाड़ों के बीच बसा ये छोटा सा गांव है, जहां उज्ज्वला योजना से कई महिलाओं का जीवन बदला है। पहले यहाँ महिलाओं को जंगलों से लकड़ियां काट कर लानी पड़ती थीं, तब जाकर घर में खाना बन पाता था। लेकिन गैस कनेक्शन प्राप्त करने के बाद अब महिलाओं को काफी आसानी हो रही है, जिससे उनका समय भी बच रहा है, साथ ही धुएं से होने वाली बीमारियों से भी वो बच पा रही हैं। पहले तो हमें लकड़ियाँ लाना पड़ती थी जंगल से, तो दूर दूर से जाना पड़ता था, तो हमें बहुत दिक्कत आती थी। अब हमें मोदी की तहत से, प्रधानमंत्री की तहत से हमें मिले हैं सिलेंडर, तो उसका हमें बहुत फ़ायदा, तो हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। और इधर ही हमें गैस सिलेंडर हमें इधर ही सत्या गाँव में ही मिल जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO समेत कई संस्थाएं इस योजना की तारीफ कर चुकी हैं। महिलाओं के जीवन से जुड़ी इस समस्या को पहले नजरअंदाज किया जाता रहा, लेकिन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के शुरू होने से महिलाओं के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया है। इससे जहां पर्यावरण और महिलाओं के स्वास्थ्य को लाभ मिल रहा है, वहीं महिलाओं को उनके अन्य कामों के लिए समय मिल पा रहा है, जिससे वो अपने परिवार की आर्थिक सहायता भी कर पा रही हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बना रही हैं। आज के शो में फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट जन भारत के अगले एपिसोड में। नमस्कार। तेजस्विनी का विशेष अंक समर्पित है हमारे सशस्त्र बलों की साइलेंट सोल्जर्स के नाम। लॉन्ग सेपरेशंस, फ्रीक्वेंट पोस्टिंग्स, ये तो हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा ही बन जाता है। मानो जैसे पता लगता है कि किसी फैमिली के साथ कुछ हादसा हुआ है, तो सबसे पहले हमारी टीम या हमारी लेडीज़ वहाँ पहुँचती है और ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम सब उनके साथ हैं, वो अकेले नहीं है इस जर्नी में। तो हम फंड्स अपने ही हम फंड्स तैयार करते हैं और डोनेशंस और आर्मी वेलफेयर से जो थोड़ा कुछ हमें फंड मिलता है, उससे ये शुरुआत हुई हमारी और अब आवा सेल्फ सस्टेनिंग धीरे धीरे बन रही है। स्वच्छता सबसे पहले तो हमें ही से चालू होगा ना। अपने घर को हम ही साफ करेंगे ना, सरकार आके थोड़ी करेगी, सरकार तो बाहर करेगी। तो हम अपने घर आसपास की सफाई की जिम्मेदारी हमारी ही है। अपना शौचालय खुद साफ करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि देश का हर व्यक्ति नागरिक स्वच्छता वॉरियर हो जाए। मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। जुड़िए DD न्यूज की मुहिम